एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों पर। ये विषय मध्य प्रदेश के भूगोल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका शीर्षक है राज्य के ऊर्जा संसाधन। और देखिए, इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। सही कहा। कुछ प्रश्न तो एकदम तथ्यात्मक होते हैं, जैसे किसी केंद्र का स्थापना वर्ष पूछ लिया, या उसकी क्षमता, या फिर वो कहाँ स्थित है। हाँ, और कुछ सुमेलित करें यानी मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न भी आते हैं, जिसमें एक तरफ विद्युत केंद्र का नाम होता है और दूसरी तरफ जिले का। बिल्कुल। और हमें समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे आजकल ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई परियोजनाओं पर सवाल बन रहे हैं। इस विषय का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न सीधे इसी खंड से पूछे गए हैं। हाँ, इसलिए हमें तापीय विद्युत केंद्रों, वितरण कंपनियों और खासकर नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नीतियों पर खास ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। संवैधानिक रूप से ऊर्जा का विषय कहाँ आता है? देखिए, संवैधानिक रूप से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, समवर्ती सूची, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बिजली से जुड़े मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है। और मध्य प्रदेश में इन संसाधनों की उपलब्धता कैसी है? प्रदेश में संसाधन तो भरपूर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। और पानी? पानी भी। प्रदेश में तेज बहने वाली नदियां हैं, तो जल संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। तो आजादी से पहले रियासत काल में क्या स्थिति थी? तब छोटे छोटे तापीय केंद्र थे, लेकिन वो केवल राजधानियों तक ही सीमित थे और उन्हें ईंधन इन्हीं पूर्वी और दक्षिणी कोयला क्षेत्रों से मिलता था। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में विद्युत विकास के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1905 में ग्वालियर से। 1905 ग्वालियर, वहां क्या हुआ था? ग्वालियर रियासत ने भाप टरबाइन का उपयोग करके 240 किलोवाट बिजली का उत्पादन शुरू किया था। ये पहली चिंगारी थी। और इसके बाद कोई बड़ा कदम? हाँ, आजादी के बाद 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट लागू किया गया। लेकिन फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी कुल उत्पादन क्षमता तो बहुत कम थी, सिर्फ 78 मेगावाट। जी, बहुत कम। और उस समय बिजली का वितरण भी ग्वालियर मुरैना, देवास महू और जबलपुर इटारसी जैसे कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। तो फिर असली तेजी कब आई? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हुई मध्य प्रदेश विद्युत मंडल यानी एमपीएसईबी की स्थापना के बाद। अच्छा, एमपीएसईबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जबलपुर में है और जबलपुर में स्थित इसके भवन को शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी जरूरी है। तो एमपीएसईबी की स्थापना से पहले क्या व्यवस्था थी? उससे पहले तो अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। निजी कंपनियां बिजली उत्पादन और वितरण का काम देखती थीं। और आज एमपीएसईबी की क्या स्थिति है? वर्तमान में एमपीएसईबी का विलय पावर मैनेजमेंट कंपनी में कर दिया गया है। तो ये जो एमपीएसईबी था, इसका पुनर्गठन भी हुआ 2002 में। इसका क्या कारण था? इसका मुख्य उद्देश्य था कामों को अलग अलग करना, मतलब विद्युत उत्पादन यानी जनरेशन, पारेषण यानी ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग, इन तीनों को एक दूसरे से अलग करना था। ताकि काम ज्यादा कुशलता से हो सके। बिल्कुल। और 1 जून 2005 से इस पुनर्गठन के तहत बनी सभी कंपनियां पूरी तरह से स्वायत्त मतलब सेल्फ गवर्निंग हो गईं। तो इसके तहत कौन सी मुख्य कंपनियां बनी? 3 प्रमुख कंपनियां बनी और तीनों का मुख्यालय जबलपुर में ही है। पहली मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, जो सिर्फ बिजली उत्पादन का काम करती है। और दूसरी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। इसका काम है बिजली का पारेषण, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और तीसरी कंपनी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, इसका क्या काम है? ये ट्रेडिंग और प्रबंधन का काम देखती है। ये एक तरह से सिस्टम का दिमाग है। तो इसी पावर मैनेजमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का गठन विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। और इसने काम कब से शुरू किया? इसने जून 2006 से एक पावर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में काम करना शुरू किया। फिर इसका नाम बदला गया ना? हाँ, अप्रैल 2012 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। तो इसका मूल काम क्या है? इसका मूल काम है राज्य की तीनों वितरण कंपनियों, जिन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं,
उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना। और एक जरूरी बात यह भी है कि पुराने MPSEB का विलय इसी कंपनी में हुआ है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो बिजली बन गई, मैनेज हो गई। अब आती है वितरण की बारी, यानी घरों तक पहुंचाने की। हाँ, तो अब हम राज्य की 3 मुख्य विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के बारे में जानेंगे। पहली कौन सी है? पहली है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इसका मुख्यालय और कार्यक्षेत्र? इसका मुख्यालय जबलपुर में है और इसका कार्यक्षेत्र है जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग, मतलब प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। और ये कौन से संभागों को देखती है? यह भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग में बिजली वितरण करती है। और तीसरी और आखिरी? तीसरी है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसका कार्यक्षेत्र इंदौर एवं उज्जैन संभाग है। मतलब 3 कंपनियां, 3 मुख्यालय और अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र। बिल्कुल। चलिए अब ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण को समझते हैं। उपयोग के आधार पर इन्हें कैसे बांटा जा सकता है? उपयोग के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? पहले है पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्सेस। ये कौन से होते हैं? ये वो स्रोत हैं जो लंबे समय से उपयोग में हैं और जिनके भंडार सीमित हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ये सामान्यतः गैर नवीकरणीय होते हैं। और दूसरे? दूसरे हैं गैर पारंपरिक स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। इन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन और ज्वारीय ऊर्जा। इन्हें नवीकरणीय और स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, ये तो हुआ उपयोग के आधार पर। अब उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर भी 2 ही प्रकार हैं। पहला है नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल। ये वे स्रोत हैं जिन्हें उपयोग के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन, सौर, ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा। इस पर MPPSC ADPO 2021 में प्रश्न भी पूछा गया था। और दूसरा प्रकार? दूसरा है गैर नवीकरणीय स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल। मतलब जिनकी उपलब्धता सीमित है? हाँ, और इनका फिर से निर्माण संभव नहीं है, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। और यहाँ एक चिंता का विषय ये है कि ये संसाधन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर आते हैं, गेल का हरित हाइड्रोजन संयंत्र। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में स्थित है। विजयपुर? हाँ, ये गुना जिले में है ना? हाँ, गुना में। और इसका स्वामित्व तो भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड के पास है। इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग हो रहा है? इसमें 10 मेगावाट की प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसे कनाडा से आयात किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है। और ये बनता कैसे है? इसकी प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को विभाजित कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्रों पर। सबसे पहले पहला केंद्र। हाँ, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। ये कहाँ पर है? ये बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था नेपानगर में स्थित कागज मिल मतलब पेपर मिल को बिजली की आपूर्ति करना। और इसे कोयला और पानी कहाँ से मिलता था? इसे कोयले की आपूर्ति पाथा खेड़ा क्षेत्र और नेशनल कोल फील्ड नागपुर से होती थी, जबकि जल की आपूर्ति सुक्ता नदी से की जाती थी। इस पर MPPSC DSP RO 2021 में प्रश्न भी आया था। पहले के बाद अब सबसे बड़ी की बात करते हैं, विद्याचल ताप विद्युत केंद्र। हाँ, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ये सिंगरौली जिले के बेढन में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। और क्षमता? इसकी क्षमता 4060 मेगावाट है, जो इसे प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाती है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन NTPC यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। और इससे कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और दमन दीव जैसे
कई राज्य लाभान्वित होते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश को अपनी लगभग 30% बिजली यहीं से मिलती है। बिल्कुल। अगला है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ है? यह केंद्र बैतूल जिले के साढ़नी में स्थित है। इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी। इसमें किसी देश का सहयोग था हाँ, इसमें अमेरिका का सहयोग था। और ये एक संयुक्त परियोजना भी है। है जी। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल क्षमता 1330 मेगावाट है। और इसके कोयला और जल स्रोत ये बांध से होती है। इस पर 2021 की प्री और एडीपीओ दोनों परीक्षाओं में प्रश्न आए थे। अब बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की। यह केंद्र अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हाँ, तब 30 मेगावाट की 2 इकाइयों के साथ हुई थी। इसकी वर्तमान क्षमता 210 मेगावाट है। और इसे कोयला और पानी कहाँ से मिलता है? कोयला सोहागपुर कोयला क्षेत्र से और जल सोन नदी बेसिन क्षेत्र में चचाई में बने बांध से मिलता है। इस पर भी एमपीपीएससी प्री 2023 और एपीओ 2022 में सवाल पूछा गया है। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। यह ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। इसे कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स यानी एसईएल से होती है। और जल की? जल की आपूर्ति जोहेला नदी पर बने बांध से की जाती है। इस पर भी एमपीपीएससी प्री 2021 में प्रश्न आ चुका है। अब आते हैं श्री सिंगाजीत ताप विद्युत केंद्र पर। यह केंद्र खंडवा जिले के डोंगलिया गांव में स्थित है। इसकी पहली यूनिट कब चालू हुई थी? इसकी पहली 600 मेगावाट की इकाई वर्ष 2014 में चालू हुई थी। और वर्तमान में कुल क्षमता कितनी है? इसकी वर्तमान कुल क्षमता 2520 मेगावाट है। और इसके संसाधन? इसे कोयला सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से और जल नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर जलाशय से मिलता है। इस पर भी एमपीपीएससी एसएफएम 2020 में सवाल आया था। अब दो अन्य केंद्रों की बात करते हैं, जबलपुर और पेंच। हाँ, पहला है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 1960 में जबलपुर में हुई। इसे जल नर्मदा नदी से मिलता है। और दूसरा पेंच ताप विद्युत केंद्र। यह छिंदवाड़ा में स्थित है। इसकी क्षमता 1320 मेगावाट है और इसकी स्थापना अडानी ग्रुप द्वारा की गई है। इसके जल और कोयला स्रोत? इसे जल पिंच नदी से और कोयला पिंच घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये तो हुए स्थापित केंद्र। अब कुछ नई और निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी देख लेते हैं। जी, इसमें पहली है बुंदेलखंड ताप विद्युत गृह। ये कहाँ बन रही है? ये छतरपुर जिले के बरेठी में बन रही है। इसकी क्षमता 2640 मेगावाट होगी और ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। और दूसरी? दूसरी गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में है। इसका निर्माण एनटीपीसी कर रहा है और इसकी क्षमता 1600 मेगावाट होगी। और तीसरी? तीसरी दादा धुनी वाले ताप विद्युत गृह, जो खंडवा जिले के गोराड़िया में है। इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। ये एमपीपीजीसीएल और भेल का संयुक्त उपक्रम है। अब एक महत्वपूर्ण निगम की बात करते हैं, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। हाँ, इसकी स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय भोपाल में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना है। मतलब ये एक तरह से नोडल एजेंसी है। बिल्कुल, ये राज्य में सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। चलिए अब एक नजर एमपीपीजीसीएल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों पर डालते हैं। ठीक है, तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया खंडवा में है, जिसकी क्षमता 2520 मेगावाट है। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र? वो बिरसिंहपुर उमरिया में है, जिसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र? सारणी बैतूल में, जिसकी क्षमता 1330 मेगावाट है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र? चचाई अनूपपुर में, जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है। अब एनटीपीसी की इकाइयों को देखते हैं जो मध्य प्रदेश में है। इसमें पहला और सबसे बड़ा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो सिंगरौली के बेढ़न में है, जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्षमता 4760 मेगावाट। जी हाँ, प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र। दूसरा है गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर में, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। और तीसरा? तीसरा है खरगोन
ताप विद्युत केंद्र जो खरगोन के सेल्दा में है और इसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। ये तो हुई सरकारी कंपनियां। अब निजी क्षेत्र के प्रमुख तापीय विद्युत ग्रहों पर भी एक नजर डालते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ा है सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट सिंगरौली में। ये रिलायंस का है और इसकी क्षमता 3960 एमडब्ल्यू है। जेबी पावर वेंचर्स के भी 2 प्लांट हैं। जी, एक बीना सागर में 500 एमडब्ल्यू का और दूसरा निगरी सिंगरौली में 1320 एमडब्ल्यू का। और एसआर और एमबी पावर? एसआर पावर का प्लांट भी सिंगरौली में है 1200 एमडब्ल्यू का और एमबी पावर का प्लांट अनूपपुर में है, वो भी 1200 एमडब्ल्यू का। और एक झाबुआ पावर का भी है। हाँ, झाबुआ पावर का प्लांट सिवनी के घनसौर में है जिसकी क्षमता 600 एमडब्ल्यू है। अब बात करते हैं ऊर्जा संबंधित नीतियों की। देखिए, वर्ष 2012 में कई प्रमुख नीतियां लाई गई थीं। कौन कौन सी? इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास आधारित और लघु जल विद्युत, इन सब की अलग-अलग नीतियां थीं। लेकिन अब क्या स्थिति है? लेकिन अब इन सब की जगह एक नवीनतम और एकीकृत नीति आ गई है जिसका नाम है मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022। ठीक है, अब बात करते हैं गैस आधारित विद्युत की। मध्य प्रदेश में एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी है। इसका संचालन गेल इंडिया लिमिटेड करता है। ये कहाँ पर है? ये गुना जिले के विजयपुर में स्थित है। और क्षमता? इसकी क्षमता 380 मेगावाट है और ये संयंत्र HBJ गैस पाइपलाइन पर आधारित है। अब आते हैं दूसरे बड़े स्रोत जल विद्युत पर। ये इसकी अवधारणा क्या है? इसकी प्रक्रिया में बांध में रुके हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। इसे श्वेत कोयला भी कहते हैं, है ना? हाँ, व्हाइट कोल, क्योंकि ये कोयले की तरह ऊर्जा देता है लेकिन प्रदूषण रहित होता है। इसके मुख्य लाभ क्या हैं? ये नवीनीकरणीय है, सस्ता है और पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना की। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसके तहत 3 प्रमुख बांध हैं। जी, पहला गांधी सागर, जो मंदसौर के भानपुरा में है। इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। और बाकी दो? दूसरा राणा प्रताप सागर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, क्षमता 172 मेगावाट। और तीसरा जवाहर सागर, राजस्थान के कोटा में, क्षमता 99 मेगावाट। अब आते हैं नर्मदा घाटी की प्रमुख परियोजनाओं पर। इसमें सबसे प्रमुख है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। ये कहाँ है? ये खंडवा के पुनासा में स्थित है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, जो इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाती है। और ओंकारेश्वर? वो भी खंडवा में ही है, ओंकारेश्वर में। उसकी क्षमता 520 मेगावाट है। नर्मदा घाटी की अन्य परियोजनाओं में बरगी परियोजना भी प्रमुख है। जी, जिसे रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहते हैं। यह जबलपुर के बरगी में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट और 10 मेगावाट नहर से मिलती है। और इसकी खास बात यह है कि राज्य का स्वयं का पहला बड़ा जल विद्युत केंद्र है। और एक सरदार सरोवर परियोजना भी है। हाँ, जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं बाणसागर परियोजना की। ये सोन और टोन्स नदी पर बनी है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की साझा परियोजना है। इसकी 4 इकाइयां हैं। हाँ, इकाई आए सिरमौर रीवा में टोन्स नदी पर है 315 मेगावाट की। इकाई 2 सिलपरा रीवा में 30 मेगावाट की है। और बाकी 2? इकाई 3 दिवलोंद शहडोल में सोन नदी पर है 60 मेगावाट की और इकाई 4 झिन्ना सतना में 20 मेगावाट की है। अब 2 और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं। इसमें पहली है मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र जो शिवपुरी में सिंध नदी पर है। इसकी क्षमता 60 मेगावाट है। ये MPPSC 2021 में पूछा गया था। और दूसरी है बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। ये उमरिया में जोहिलिया नदी पर है और इसकी क्षमता 20 मेगावाट है। अब कुछ संयुक्त परियोजनाओं का एक सारांश देख लेते हैं। ठीक है, तो पैच जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी परियोजना है। इसकी क्षमता 160 मेगावाट है। और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी हैं? राजघाट, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, और माता टीला, ये दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं जो बेतवा नदी पर बनी हैं। अब सरदार सरोवर परियोजना की विद्युत हिस्सेदारी पर आते हैं। हाँ, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का एक संयुक्त उपक्रम है। इसमें बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी कैसी है? मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 57% मिलता है। सबसे ज्यादा? हाँ, महाराष्ट्र को 27%
और गुजरात को 16%। और ये बंटवारा केवल विद्युत उत्पादन के लिए है, ये ध्यान रखना जरूरी है। वैसे इसकी कुल क्षमता को लेकर सरकारी आंकड़ों में थोड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की 2022-23 की रिपोर्ट में इसकी क्षमता 1540 मेगावाट बताई गई है। जबकि सरदार सरोवर की अपनी वेबसाइट पर 1450 मेगावाट है। जी, तो एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए ये सुझाव है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के डेटा यानी 1540 एमडब्ल्यू को ही प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की। मध्य प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। पहली चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र, जो मंडला जिले के चुटका गांव में है। यह अभी निर्माणाधीन है और इसकी क्षमता 1400 मेगावाट होगी। और दूसरी भीमपुर परमाणु विद्युत संयंत्र, जो शिवपुरी जिले के भीमपुर में प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। चलिए अब जल विद्युत के आर्थिक महत्व को संक्षेप में समझते हैं। इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। यह बिजली उत्पादन का एक सस्ता साधन है, क्योंकि इसकी प्रति इकाई लागत न्यूनतम होती है। और ये कभी खत्म भी नहीं होता। बिल्कुल, यह एक असीमित स्रोत है और ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उद्योगों को सस्ती बिजली मिलती है। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना भी होती है। हाँ, जिससे बिजली के साथ साथ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन जैसे लाभ भी मिलते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अपडेट है भांडेर संयंत्र को लेकर। जी, ये बहुत जरूरी है। 1994 में दतिया के भांडेर में एसआर ग्रुप द्वारा एक गैस आधारित संयंत्र प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अब वो नहीं बन रहा है। नहीं, अब एसआर पावर ने घोषणा की है कि यहाँ गैस आधारित संयंत्र की जगह एक सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ये जीवाश्म ईंधन से हानित ऊर्जा की ओर एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चलिए अब एक बार जल्दी से नदियों और उन पर बनी परियोजनाओं का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी पर है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी और सरदार सरोवर। सोन और टोंस नदी पर बाणसागर परियोजना, बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट। और सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा और जोहिला नदी पर बिरसिंहपुर। एकदम सही। तो परीक्षा के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें रटी लेना चाहिए वो कौन से हैं? पहला, सिंगरौली बेढन को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। दूसरा, इंदिरा सागर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, 1000 एमडब्ल्यू की। तीसरा, मड़ीखेड़ा परियोजना सिंध नदी पर है। हाँ। चौथा, सरदार सरोवर में मध्य प्रदेश का हिस्सा 57% है। और पांचवां, भांडेर में अब गैस प्लांट की जगह सोलर प्लांट बनेगा। बिल्कुल। और सुमेलन यानी मैचिंग वाले प्रश्नों का अभ्यास तो जरूर करें। अंत में एक त्वरित पुनरावृत्ति, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष। हाँ, 1905 ग्वालियर में पहली टरबाइन, 1948 विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1953 चांदनी प्रथम ताप विद्युत केंद्र और 1982 ऊर्जा विकास निगम की स्थापना। सर्वाधिक क्षमता वाला केंद्र विंध्याचल 4760 एमडब्ल्यू। जी, और सतपुड़ा मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और नवीनतम परियोजनाओं में गाडरवाड़ा एनटीपीसी का और विजयपुर का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और एक पंक्ति में याद रखें, शक्ति भवन जबलपुर में है और ऊर्जा संवर्ती सूची का विषय है। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।